नमस्कार, आप देख सकते हैं हम आए हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, जहां राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहां पे पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग किस्मों के आमों को लाया गया है। तो चलो देखते हैं, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक गण से जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से राज्य से कौन कौन से आम आए हुए हैं, साथ ही साथ इस महोत्सव का क्या उद्देश्य है। अभी हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जो कि है विभाग अध्यक्ष पूषा न्यू दिल्ली से। तो हम जानेंगे कि आम के प्रसंस्करण के पश्चात क्या क्या पदार्थ बनाए जाते हैं। तो सर आप बताइए। देखिए, ऐसा है कि सबसे जो अहम चीज़ है हमारे देश में वो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। जब हम कटाई करते हैं तो उसके उपरांत उस बहुत बड़ा नुकसान है जो 15 से 20% तक नुकसान होता है। अगर इस नुकसान को हम बचाते हैं तो हम सीधी तरह से किसानों की आय को बढ़ाते हैं। किसानों की आय बढ़ाने की जो सबसे बड़ी विधि है ये है उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाना, मतलब वो कितने लंबे समय तक रखा जा सकता है। दूसरा क्या होता है कि जब हम आम के उत्पाद को बनाते हैं, प्रसंस्करण करके अलग अलग उत्पाद को बनाते हैं, तो उससे कई गुना आय की वृद्धि होती है। आप क्या होता है, एक आम जब आता है ख़राब हो जाता है, उसे आम तौर पर फेंक दिया जाता है। लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो उन जो कई तरह से हमारे वातावरण को भी दूषित करते हैं, उन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने उसे प्रसंस्करण करके नए उत्पाद में कन्वर्ट कर दिया, जिससे ना कि सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि सबसे बड़ी चीज़ है जिसको कहा जाता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हमारे देश में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक सनराइज इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री का आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम करीबन 7 से 8% ही प्रोसेसिंग करते हैं, लेकिन जो विकसित देश है वो 70% तक प्रोसेसिंग करता है। वो प्रोसेसिंग सिर्फ आय नहीं बढ़ाता बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हम कई को रोज़गार देने में सक्षम होते हैं। आम से कई उत्पाद बनते हैं और हर एक उत्पाद के बनने के लिए अलग अलग प्रजातियों को भी आइडेंटिफाई किया जाता है। सारे प्रोडक्ट एक ही प्रजाति से बने ऐसा नहीं है। यदि आम का जो सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट है जो हम सभी लोग जानते हैं वो है, इसको पिकल बोलते हैं, आम का अचार। ये प्रोसेस प्रोडक्ट हर एक घर में है, लेकिन उसी प्रोसेस प्रोडक्ट को हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं कि अलग अलग तरीके से कैसे बन सकता है। हम पहले सिर्फ आम के अचार को नमकीन के रूप में खाते थे, अब उसी आम को प्रोसेसिंग करके पील को, छिलके को निकाल के हम उससे मुरब्बा बनाते हैं, उससे मीठा अचार बनाते हैं। और हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जिसे हम कहते हैं कि हमारे जो पूर्वजों ने बनाया, उन ट्रेडिशनल नॉलेज को, एक धरोहर को प्रिजर्व करने का अगर हमारे वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि हम एक तो उससे उत्पाद बढ़ाएं और वो उत्पाद उस लायक बनाया जाए जिसको कहते हैं फूड सेफ्टी एंड हाइजीन। फूड सेफ्टी हाइजीन को बना के हम उसका उन देशों में निर्यात कर सकें जिन देशों में इसकी ज़रूरत है, जो डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। हमारे बीच एक और वैज्ञानिक उपस्थित हैं, डॉक्टर अनु वर्मा जी, जो कि है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। तो हम मैडम से बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग आमों की किस्मों को उगाए जाते हैं बहुत मात्रा में, तो उससे उत्पाद क्या क्या बनाए जा सकते हैं और क्या क्या संभावनाएँ हैं। चलो मैम से बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में आम जैसे कि पूरे देश का फल है राजा, तो छत्तीसगढ़ के लिए भी हमारे प्रदेश का राजा ही है फल, ये आम। और इसे मैं कहूँगी कि फल में जितने ज़्यादा उत्पाद हम बना सकते हैं वो यही एक फल है। और छत्तीसगढ़ की मैं यदि बात करूं तो पारंपरिक तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे उत्पाद बहुत पुराने समय से बनते हैं। और इस महोत्सव में मुझे खुशी हो रही है बता के कि बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल जो उत्पाद है वो हमारे बीच हमारे किसान भाई या बहनों ने रखा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से अथान, जो साबुत भरवा वाला अचार होता है वो रखा गया है। नूनचरा जो अचार है वो भी रखा गया है। गुराम मुझे देखने को मिला यहाँ पर। और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी हमारे लोगों ने बनाया है, जिसमें मुख्य रूप से मुखवास आज हम लोगों ने देखा। आम से बना हुआ मुखवास था और आम को अन्य फलों के साथ मिला के भी मुखवास तैयार किया गया था। इसके बाद एक आकर्षण का जो जगह था आज देखने को मिला है वो है बहुत सारे विभिन्न व्यंजनों को बनाया गया है मिठाई के रूप में।
तो मिठाई है, केक है, ये सब बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बने हैं। वैसे परंपरागत तरीके से जो तकनीकी हम बताते हैं कि क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं, उसमें इसका जो जूस निकाल के बनाते हैं वो है, और पल्प से बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं, और कच्चे एवं पके दोनों आम के उत्पाद हम लोग बनाते हैं, जिसमें आम पन्ना एक बढ़िया आकर्षण रहा, जिसमें बहुत सारे मसालों को उपयोग करके आम पन्ना तैयार किया गया है। हमारे बीच उपस्थित हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग से डॉक्टर घनश्याम साहू जी, जो कि आपको बताएंगे इस राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लिए आम की कौन कौन सी किस्में उपयुक्त हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आम की खेती परंपरागत रूप से कर ही रहे हैं। राष्ट्रीय आम महोत्सव, इसका उद्देश्य ये है कि सुदूर बस्तर के बीजापुर से लेके सरगुजा के बलरामपुर तक के जो किसान भाई आम उत्पादन करते हैं, चाहे बाड़ियों में करते हैं, खेतों में करते हैं, मेड़ों में करते हैं, उस आम की विशेषता क्या है उसको हम लोग प्रतिस्पर्धा के रूप में लेने के लिए ये राष्ट्रीय आम महोत्सव करते हैं। इसके अलावा 4 अन्य राज्यों से भी इस बार प्रादर्श आए हैं, चाहे वो हैदराबाद से हो, चाहे उड़ीसा से हो, चाहे लखनऊ से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो। तो इस तरीके से जब आम के उत्पाद या आम फल आते हैं तो यहाँ पर किसान भाई एक दूसरे के फलों को देखते हैं, कौन सा एक वर्ष में प्रति वर्ष फलने वाला है। तो इस तरीके से सब देख के काफ़ी किसान भाई उत्साहित होते हैं, और कहीं न कहीं ये आम महोत्सव के बाद किसान भाई इसको लगाने के लिए प्रेरित होते हैं। बात आती है कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश मध्य भारत में जैसे अपन देखें तो तीनों प्रकार की जलवायु है, चाहे ठंड भी है, गर्मी भी है, और बारिश भी अच्छा 1200 mm के आसपास बारिश हो जाती है। आम के अच्छे उत्पादन के लिए 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, और गर्मी के दिन में तो 35 डिग्री तक कहीं कोई समस्या नहीं है। तो इस बीच अपन अनुसंधान में ये पाए हैं कि जो दशहरी किस्म है और लंगड़ा किस्म है और बैगनफली किस्म है, ये 3 किस्म बहुत अच्छा है हमारे यहाँ, और रीवा से रिलीज़ जो सिंदूरी वैरायटी है वो भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा इस बार अब किसान भाई ये कर रहे हैं कि जो रेगुलर फल देने वाली जो किस्म है, जिसमें आम्रपाली है, मल्लिका है, चाहे अंबिका है, इन किस्मों को भी किसान भाई लोग लगा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों पहले परंपरागत रूप से 10-10 मीटर की दूरियों में आम लगाते थे, अब आम को 2.5-2.5 मीटर की दूरियों में लगा सकते हैं, और 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर किसान भाई ले सकते हैं। और जो किसान भाई 3 मीटर बाय 2.5 मीटर की दूरी में लगाना चाहते हैं तो कहीं न कहीं 1111 पौधे प्रति हेक्टेयर किसान भाई ले सकते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर LS वर्मा जी, जो कि हैं विभाग अध्यक्ष फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट से। तो हम जानेंगे, सर आपको बताएंगे कि आम के उत्पादन के लिए कौन कौन सी ज़मीन छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त है। जैसे कि आपने पूछा आम के उत्पादन के लिए कौन कौन सी ज़मीन अच्छी है, तो हमारे छत्तीसगढ़ की कमोबेश सभी प्रकार की ज़मीन में अच्छी तरीके से हो जाती है। चाहे आप बस्तर का पठार लो, चाहे अंबिकापुर का पहाड़ी क्षेत्र हो, या छत्तीसगढ़ के मैदान, इनके सभी प्रकार की जलवायु मिट्टी में यहाँ की हमारी आम की फसल होती है। और जहाँ तक हम बात करें तो मरहान है, टिकरा है, और गभार थोड़ा सा उसमें मुश्किल होती है। बस्तर पठार की बात करूँ तो मरहान टिकरा जो ज़मीन है उसमें बहुत अच्छा आता है। और छत्तीसगढ़ के मैदान में हम बात करें मटासी और डोरसा और कन्हान मिट्टी में अगर बरसात के समय लगाएं तो मिट्टी चूँकि बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी होता है, तो चिकनी मिट्टी होने से होता ये है कि बरसात में वो फूलता है और गर्मी में सूखता है। जब सिकुड़ता है और सिंचाई की अगर अच्छी व्यवस्था ना हो तो उसके जड़ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, तो उसमें मरने की संभावना रहती है। तो इस पे हमको थोड़ा सा उचित प्रबंधन करके लगाएं तो यहाँ भी संभव है। मतलब कहने का ऐसा ये है कि यहाँ भी हम विशेष प्रबंधन करके इस ज़मीन में भी हम लगा सकते हैं, और इसमें भी हम सफलतापूर्वक हमारे किसान लोग यहाँ खेती करते हुए आप पाएंगे। और बस्तर पठार की बात करें तो बस्तर पठार में भी सभी प्रकार की मिट्टी में होगा। जहाँ पे एकदम पथरीली है, जहाँ कंकरीली है, उस भूमि को छोड़ दें तो उसके बाद बाकी सभी होगा। इन जो पथरीली भूमि है उस भूमि में भी हम अगर
बड़ा गड्ढा तैयार करें और उसमें गोबर खाद, मिट्टी, रेत ये सब का मिश्रण लगाएं तो वहाँ पर भी आम की फसल बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगा। और मिट्टी के साथ साथ हम हर जलवायु में इनका प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जिसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर हेमंत पानीग्राही जी, जो कि है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। तो सर हमें जानकारी देंगे कि आम के अच्छे उत्पादन के लिए नर्सरी कैसे तैयार किया जाता है, साथ ही साथ किन बातों का ध्यान रखा जाता है। देखिए, आम की जो फसल है छत्तीसगढ़ की आबो हवा के लिए बहुत ही उपयुक्त फसल है। किसान भाई पहले से भी खेती कर रहे हैं, बहुत सारे देसी वैरायटी खेती कर रहे हैं, बहुत सारे आम व्यावसायिक किस्मों का भी यहाँ पे उत्पादन हो रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आजकल संकर किस्मों का भी बहुतायत रूप में खेती हो रहा है। आम की खेती करने से पहले, ऑर्चर्ड स्थापित करने के पहले नर्सरी लगाने की आवश्यकता होती है, नर्सरी पौधों को बताने की आवश्यकता होती है, उस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर पौधा आपका बहुत ही उपयुक्त होगा, बहुत अच्छा होगा, हाइब्रिड पौधा होगा, व्यावसायिक किस्म होगा, तो उसकी जो मांग है छत्तीसगढ़ में हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पौधों की मांग भी किसानों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। किसान भाई जो पौधों के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है, दूसरे स्टेट से लाते हैं और लगाते हैं, तो किसान भाई नर्सरी लगाकर भी यहाँ पे अधिक लाभ कमा सकते हैं। फल उत्पादन के साथ साथ नर्सरी एक बिजनेस के रूप में आजकल बिजनेस मॉडल के रूप में स्थापित हो चुकी है। तो पौध प्रवर्धन के बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यकता है। आम का जो प्रवर्धन है, इसका उत्पादन करने के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। आम के प्रवर्धित जो पौधे हैं, व्यावसायिक रूप से जो किस्में होती हैं और संकर किस्में होती हैं, उनका जो प्रवर्धन विधि को जानना आवश्यक है। कई किसान भाई बीज से जो उत्पादित पौधे होते हैं उसको लगाते हैं। उस प्रकार के बीज उत्पादित वाले पौधे को लगाने पे अधिक समय में फल आते हैं, ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। इसीलिए व्यावसायिक किस्मों को, संकर किस्मों को लगाने के लिए जो प्रवर्धित पौधे हैं वो वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित पौधे होने चाहिए। वानस्पतिक रूप से जो प्रवर्धित पौधे होते हैं वो 2 से 3 साल में फलना शुरू हो जाते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। इसीलिए वानस्पतिक प्रवर्धित पौधे ही लगाना चाहिए। प्रवर्धन करने के लिए साइड ग्राफ्टिंग जो विधि होती है या विनियर ग्राफ्टिंग जो विधि होती है, दोनों मेथड से प्रवर्धित कर सकते हैं। ऐसे प्रवर्धित पौधों को लगाने पर 3 से 4 साल में फलन चालू हो जाता है और बहुत अच्छे मात्रा में उत्पादन प्राप्त होने लगते हैं। आजकल छत्तीसगढ़ में या बाहर ही देखें, हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो सघन बागवानी का बहुत ही प्रचलन में है। सघन बागवानी को वानस्पतिक प्रवर्धित पौधे को ही लगाकर सघन बागवानी हम कर सकते हैं, जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक से अधिक पौधों को समावेशित किया जा सकता है। किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आम की खेती के लिए छत्तीसगढ़ की जो ज़मीन है, छत्तीसगढ़ की जो क्लाइमेट है, आबो हवा है, बहुत ही अच्छा है। किसान भाई अधिक से अधिक आम के बगीचे लगा करके अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही नर्सरी जो बिजनेस होता है, आम का प्रवर्धन करके पौधों को भी अधिक मात्रा में तैयार करके बेच सकते हैं और इसमें अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। अभी हमारे बीच हैं डॉक्टर ऐश्वर्या टंडन जी, पौध रोग विभाग, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से। तो आपको जानकारी देंगी कि आम की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं और उनके बचाव के उपाय। आम में प्रमुखतः 3-4 बीमारियां लगती है, जिससे हमें आम के फसल को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बीमारी है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज ये हमें पेड़ में, तने में, फूलों में, सभी में इस प्रकार की समस्या आती है एंथ्रेक्नोज की। एंथ्रेक्नोज एक फफूंद जनित रोग है, जिसका मुख्य पहचान का लक्षण है कि इसमें काला रंग का धब्बा बनता है। स्पेशली इसका लक्षण हमें फलों में देखने को मिलता है कि काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये पोस्ट हार्वेस्ट रोग भी है, इसीलिए इसके रोकथाम के लिए हमें जो भी टहनियों में डाई बैग की समस्या अगर दिख रही हो तो उसे काट छांट कर देना चाहिए। अधिक आर्द्रता से हमें फसल को बचाना चाहिए, क्योंकि अधिक आर्द्रता वाली जगह पर इसकी समस्या ज़्यादा होती है। इसके रोकथाम के लिए हमें कार्बेंडाजिम 0.2% का स्प्रे करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें ट्राइकोडर्मा से जो भी हम अपना नर्सरी लगा रहे हैं, जो भी हम थरा अपना स्थापित कर रहे हैं, उसे ट्राइकोडर्मा से 15 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करके थरा को अपने ट्रांसप्लांट लगाना चाहिए, कलम तैयार करना चाहिए। और अपने पॉट मिक्स में भी हमें बायो एजेंट को यूज़ करना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक हम फफूंद जनित रोग से अपने पौधे को बचा सकें।
दूसरी बहुत प्रमुख समस्या हमारे आम में आती है पाउडरी मिल्ड्यू की, जिसे चूर्णिल आसिता भी कहते हैं। चूर्णिल आसिता से बचाने के लिए इसके लक्षण हमें देखने को मिलते हैं कि पूरे आम के पत्तियों पर, फलों पर, पुष्प मंजरी पर सफ़ेद भभूतिया रंग का, धूसर रंग का हमें धब्बा दिखाई देता है, जो कि सबसे ज़्यादा इसकी समस्या फूल पुष्प मंजरी में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फल का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, फल नहीं बन पाते हैं या अपरिपक्व फल हमें प्राप्त होते हैं। इससे बचाने के लिए वेटेबल सल्फर, जो सल्फर डस्ट होता है, उसका स्प्रे करना चाहिए। साथ ही साथ हमें जो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस है, उसका भी हम 10 ml प्रति पौधे की दर से हम स्प्रे कर सकते हैं पाउडरी मिल्ड्यू के केस में। इसके पश्चात एक और बहुत प्रमुख समस्या आती है कि मैंगो में माल फॉर्मेशन का इशू आता है। माल फॉर्मेशन मतलब ये 2 प्रकार का होता है, एक तो वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन होता है, दूसरा फ्लोरल माल फॉर्मेशन होता है। वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन में पत्तियों के गुच्छे बन जाते हैं और इसमें फूल भी नहीं लग पाता, फल भी नहीं लग पाता। ये मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें इन्वॉल्व। सबसे मुख्य रूप से इसमें फ्यूजेरियम जो कवक होता है वो इन्वॉल्व होता है, और फ्यूजेरियम की वजह से इसमें पौधे में पूरी जो पुष्प मंजरी है उसका भी निर्माण नहीं हो पाता है, और इवन पत्तियों का भी पूर्णतः निर्माण नहीं हो पाता है। पत्तियां आपस में गुच्छे नुमा दिखाई देती है, बंच दिखाई देता है हमें पत्तियों का। इससे बचाने के लिए हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.2% घोल बनाकर अपने खेत में स्प्रे करना चाहिए। मैंगो के पेड़ में स्प्रे करने से इसकी समस्या से हम बचा सकते हैं। इसके साथ ही साथ फ्लोरल मालफॉर्मेशन होता है, जिसमें पुष्प मंजरियों के गुच्छे बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब बहुत अधिक आर्द्रता हो जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस समय पर पुष्प मंजरी गुच्छे नुमा हमें दिखाई देता है और उसमें न फल लग पाते हैं, न फूलों का निर्माण हो पाता है। इस समय अगर हमें इस प्रकार की समस्या दिखाई दे पौधे में, तो इंसेक्ट से बचाने के लिए हमें इमिडाक्लोरपिड या डाइमेथोएट 0.1% का स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा हमें फ्यूजेरियम को मारने के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का 0.1% का घोल बनाकर भी हम अपने पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। ये 3 बहुत प्रमुख समस्या है जिससे हम अपने अगर पौधे को बचा लें नर्सरी अवस्था में, तो हम बहुत अच्छा फल और फूल उत्पादन अपने आम में प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर राम कुमार देवांगन जी, जो कि है बस्तर से। तो सर, आपको बस्तर से आए हुए विभिन्न किस्म के आम के बारे में जानकारी देंगे। हम लोगों ने विगत 3 वर्षों से हम लोग देसी किस्म के आम का चयन कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग नए वैरायटी विकसित कर सकें। और इसमें हम लोगों ने बस्तर संभाग के 7 जिला से, जैसे दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर जैसे दूर सुदूर अंचलों से हम लोगों ने आम सेलेक्ट करके, खाकर, टेस्ट करके, उसको हम लोगों ने 3 साल की मेहनत के परिश्रम से हम लोगों ने आज इस कंडीशन में पहुंच पाए हम लोग कि हम आज उसको दूसरे वैरायटी से हम उसको कंपैरिजन कर पा रहे हैं, और उसका केमिकल कंपोजिशन और जो फिजिकल कंपोजिशंस जो भी है उसका हमारा रिजल्ट आ चुका है। और उसको हम अगले साल बताएंगे कि कौन से वैरायटी से किसका कंपैरिजन होना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये प्रदर्शन करने की कोशिश किया हुआ है कि हमारे जो बस्तर के आम है वो बहुत ही खास है हमारे अन्य किस्मों से, क्योंकि हमारा बस्तर नेचुरल हैबिटाट है उसमें, और बहुत ही ज़्यादा नेचुरल क्लाइमेट है, जो कि ऑर्गेनिक आम हम बोल सकते हैं। और इसका जो टेस्ट है, आप स्वयं जब खा के देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि सचमुच बस्तर का आम कितना अनूठा है और कितना अच्छा है।
अभी हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज कुमार साहू जी, जो कि है विषय वस्तु विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर से। तो सर, आप लोगों को जानकारी देंगे कि आम में प्रवर्धन किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन सी विधियां होती है। किसान भाइयों, जो है हम आप कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से एक मैंगो का पेड़ है देसी वाला, उसमें 7 प्रकार का कलम किए हैं। आप देख रहे हैं पहला कलम जो है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ ट्रंक पे दिख रहा है, ये जो है ये विनियर ग्राफ्टिंग है। इसमें जो है ये बॉम्बे ग्रीन की किस्म है। उसके बाद इस पौधे को छोड़ देते हैं, फिर इस देसी पौधे के दूसरे शाखा में हम देखते हैं यहाँ पे दशहरी किस्म का लगा हुआ है। इसके अलावा जो है तीसरे डाल में जो है आम्रपाली, चौथे डाल पे जो है इधर जो है आपका बैगनपल्ली, पांचवें डाल पे जो है आपका केसर, छठवें पे जो है आपका नंदीराज। इस तरह से एक ही आम के पौधे में आप 7 से 10 प्रकार का कलम बांध सकते हैं और अपने घर पे जो है ग्रो बैग में, आप देखिए ग्रो बैग में उगा सकते हो, जमीन पे जरूरी नहीं उगाना, जो है आप ग्रो बैग बाजार से लेकर उसमें उगा सकते हो और एक ही आम में 7 से 10 प्रकार का फल खिला सकते हैं। चूँकि ये सिर्फ 2 साल हुआ है, तीसरे साल में सभी आम जो फलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे फला हुआ है। इस तरह से किसान भाई जिनको सीखना है, जिनको जानना हो, तो कृषि विज्ञान केंद्र इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आकर आप फ्री में आप सीख सकते हो और आपको सिखा भी देंगे। इसका सबसे बेस्ट समय है कलम करने का, ये है जुलाई से लेकर सितंबर तक आप कलम बांध सकते हैं। किसान भाई ये ध्यान देना है, जब भी आप नए किस्म का पौधा लाएंगे तो उसका जो टहनी का क्योरिंग करना बहुत जरूरी है। आप नए किस्म जैसे दशहरी है, लंगड़ा है, इसका शाखा को पत्ती काट के 1 सप्ताह तक हटा देते हैं जब, और इससे शाखा जो है पेंसिल की मोटाई होना चाहिए, तब उसको 1 सप्ताह बाद ला के आपको कलम जोड़ना है। इस तरह से आप कलम जोड़ेंगे तो आपका कलम जो है सक्सेस होगा 90% और आप बढ़िया सक्सेस हो सकता है। ध्यान ये देना है कि यदि आप ऐसा एक ही देसी पौधे में 4-5 प्रकार के कलम जोड़ना चाहते हो, पहली बार जो है सिर्फ 2 कलम जोड़ें, जब वो सक्सेस हो जाए तब जो है दूसरे 2-3 महीने बाद फिर से जोड़ना है। इस तरह से आप अलग अलग जो है 2-3 महीने के अंतर में जो है आप 8 से 10 कलम जोड़ सकते हैं। ध्यान ये देना है कि जो भी देसी पौधे हैं वो कम से कम उसमें 8 से 10 ब्रांच होना जरूरी है, तभी उसमें आप जोड़ सकते हैं। और साथ साथ जो है नीचे में जो है पानी और न्यूट्रिशन, आप इसको NPK 19-19-19 को आपको लगभग 100 ग्राम से देना है, तभी उसका न्यूट्रिशन अच्छा होगा और पौधे का जो है ज्वाइन इसका यूनियन अच्छा होगा। इस तरह से आप एक आम के पौधे में 7 से 10 प्रकार के आम की वैरायटी लगा सकते हैं। आज हम आए थे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, जहां राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहां अलग अलग वैज्ञानिकों ने आम के बारे में जानकारियां दी। अब चलते हैं हम अपनी कार्यक्रम की ओर।